अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4th EVS पार्ट 4। तो इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुके हैं जिसके अंदर आपको डिटेल से समझाया गया है कि TS के EVS के जितने भी मतलब वीडियोस जो 3rd क्लास के हैं 4th क्लास के हैं मैं कंप्लीट समझा चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ग़िज़ा हमारी सेहत। तो हमारे ग़िज़ा हमारी सेहत के अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट ये किया जाता है कि दोपहर का खाना मतलब मिड डे मील्स, यानी कि स्कूल के अंदर मिड डे मील्स क्यों दिया जा रहा है बोले तो बच्चों को तग़ज़िया अच्छी तरह से मिले। और ऐसे घर भी हैं और ऐसे मतलब फैमिलीज़ भी हैं जिसको एक वक्त का खाना भी मुनासिब तौर पे नहीं मिलता, ऐसी गरीबी की हालत है। उसके बेस पे भी क्या हो रहा और बच्चे भी स्कूल को आते हाज़िरी बहुत अच्छी रहती बल्कि मिड डे मील्स वगैरह दिया जा रहा है। तो अब का जो यहाँ पे मिड डे मील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में दोपहर के खाने की घंटी बजती है, यानी कि दोपहर के वक्त आके मिड डे मील्स दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा को देते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे अच्छी तरह से एक्टिव रहे और अपने क्लासरूम में अच्छी तरह शिरकत करें और अपनी अच्छी तालीम अच्छी तरह से करें। और यहाँ पे एक मैनिफेस्टो है जो आपके स्कूल के अंदर कौन से दोपहर खाने में क्या क्या देते पूरा मैनिफेस्टो है, तो इसको भी आप देखें। और एक बात यहाँ पे आप सेहतमंदाना आदतें इस्तेमाल करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपके जो हैबिट्स हैं वही आपकी सेहत को डिसाइड करते हैं। तो आप बाहर के ग़िज़ा पानी पूरी वगैरह ऐसा जंक फूड्स वगैरह खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें। और इसके बाद देखिए यहाँ पे साफ़ सुथरी ग़िज़ा हमारे लिए बहुत अहम है बल्कि यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे जो ब्रेड्स को अगर हम छोड़ दिए समझो उसमें फंगस वगैरह आ जाते हैं जो आप खाने से क्या होता है वो तो आप भी बीमार पड़ जाते। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगरचे हम ऐसा ख़राब नहीं हो जैसा इसको हम किस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकते बोले तो हम लोगों को बहुत सारे तरीक़े मालूम हैं। जैसा कि आपको मालूम है ना, उसमें एक एग्जांपल देखो, जनता फ्रिज बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल फ्रिज है कि 10 और 12,000 नहीं तो सही फ्रिज नहीं आती, मतलब 100 मतलब बहुत अच्छी फ्रिज नहीं आती। तो बहुत गरीब होते हैं उनको भी कैसा एक फ्रिज होना है तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वह मिट्टी या सीमेंट के बने हुए जसामत के तौर पे उन्हें क्या करते बोले तो यहाँ पे आप देख सकते इस तरह का उन्होंने फ्रिज बनाते, पीछे मिट्टी डालते, फिर क्या बोलते एक पतीला रखते, फिर उसके अंदर फ्रूट्स रखते, फिर उसके अंदर वो मिट्टी के ऊपर पानी डालते, ऐसा वो प्रिजर्व करते हैं, यानी कि इसको हम जनता फ्रिज बोल के बोलते हैं। इसके बारे में ये है। और इलेक्ट्रॉनिकल फ्रिज अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी है बोल के। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे देखो अगर हम एक फ्रिज लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो 5 स्टार है उसको देख कर लेना चाहिए। जो 5 स्टार जो फ्रिज रहती है वो बहुत ही कम बर्फ़ को खींचती है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। और यहाँ पे देखो इस तरह का खाना फेंकना सही नहीं है। तो आप खाना खाने गए जब या कहीं शादी वगैरह तकारीब में गए जब आप जितना खा सकते हैं उतना ही खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि खाना बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की जिसको हम कितनी अच्छी तरह से हिफाजत करें आगे नस्ल वालों को उतनी अच्छी तरह से ग़िज़ा मिल सकती। अगर हम ग़िज़ा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाना सट रहे और ज़ाया कर रहे तो आने वाले नस्लों को बहुत तकलीफ़ होगी। तो हमारे ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं होना। तो पहले ज़माने के लोग इस तरह के पत्रोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग देखे थे ये बहुत ही नेचुरली रहता और खाते वक्त बहुत अच्छी फ़ील आती, मतलब बहुत अच्छा रहता। अब जब हम छोटे थे स्कूल्स में थे तो जब हमको तकारीब में बुलाया करते थे तो ऐसे पत्रोलियाँ दिया करते थे और शादी फंक्शंस में भी। अब मॉडर्न डेज आ गया कि पूरा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरगद और पलास के पत्रोलियाँ बनाए जाते हैं। तो कौन से पत्रोलियाँ बनाए जाते हैं? बरगद और पलास के, याद रखिए। अगर ये चीज़ें आके अगर आपको कहीं फेंक भी दिए समझो वो क्या हो जाते पत्ता ना, वो कहीं भी तहलील हो जा सकते, डिकम्पोज हो सकते हैं। अगर प्लास्टिक को अगर आप फेंकते हैं तो कहाँ पे होते बोलो, बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा क्या है बोले तो हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं नेचर के पत्तों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाते हैं उसके लिए हम लोग के अंदर न्यूट्रिशंस अच्छी तरह से पहुँचते हैं और वो फेंके तो भी क्या है वेस्ट नहीं होता। ओके। तो घरों में ग़िज़ा की अशिया का ज़ाया करना, तो घरों में ऐसा कुछ भी ज़ाया ना को करो, जितना हो सके आप उतना ही कर लेने की कोशिश करो। अगर एक दिन पकाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा दूसरे दिन हम कितना डालना है कितना पकाना है बल्कि ऐसा इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मेहनतों के बाद हम तक ये चावल मिलता है तो इसकी हम कद्र कितनी करनी चाहिए। हमको एक वक्त का खाना हम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर खा के उठ जाते तो उसकी बदौलत हमको ये चीज़ यहाँ तक मिली बोले तो कितने साल की मेहनत, यानी कि आप
अंदाज़न एक 4 महीना या 5 महीना समझो कि कैसा प्रिजर्व करते, कितनी मेहनत करते, कितने रात जागते किसान। तो ये अगर हम एक चीज़ की वैल्यू अगर हम लोग को मालूम हो गई समझो, आसानी से उस चीज़ को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ते, बहुत गनीमत से यानी कि बहुत अच्छी तरह से उसको देखभाल करते। तो ऐसा था इस चीज़ के बारे में, ग़ज़ा को कभी ज़ाया नहीं करना, इसके बारे में ये था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गांव से दिल्ली तक 11th लेसन है हमारा, गांव से दिल्ली तक। इसके अंदर आपको कैसे रहते बोले तो पूरा आपको हमला नकल के बारे में था, आप कैसा कैसा गए थे ऐसा। तो आप देखे होंगे ऑर्डिनरी बस भी होते हैं जिसको हम पल्ले वेलगू भी बोलते हैं, जो आप अपने विलेजेस के अंदर जाते रहते हैं, आपके नानी नाना दादी दादा और आपके फूफू फूफिया मामू मामी ऐसा आप जाते वक्त ही उनका विलेज में रहता, तो आपको पल्ले वेलगू में ही जाना पड़ता और विलेज का माहौल बहुत ही बेहतरीन होता। तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं बोल के दिया है, तो आजकल जो बसों में जो मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टिकट देने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम टिम्स बोलते। इस टिकट में चाक करके पंच करके देने की दुश्वारी नहीं होती, तो यहाँ पे जो कंडक्टर है उसको तकलीफ़ नहीं होती टिकट लेना और उसको पंच मारना। तो इसमें जस्ट एक मतलब वहाँ पे लिख देते कितने क्या है बोल के, आपको एक चीटी वगैरह लिस्ट वगैरह आ जाती है, तो उसको निकाल के टिकट वगैरह दे देते। इसको बोलते हैं हम लोग टिम्स बोल के। ऐसा अगर हम देखेंगे तो TSRTC जो है बसें जो चलाती हैं, जिसमें आपको पल्ले वेलगू, एक्सप्रेस, डीलक्स, लग्जरी, सेमी लग्जरी, गरुड़ा, इंदिरा, ये सब क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की बसें क्या है TSRTC चलाती हैं, मतलब रन करती है। और इसमें टिकट ख़रीदने की सहूलत भी, रिजर्वेशन भी होती है आपको और ऑनलाइन बुकिंग भी होता। वनिता कार्ड और नव्या कैट कार्ड रखने वाले सफरी खर्च में 10% रियायत दी जाती है। याद रखें, वनिता कार्ड और नव्या कैट कार्ड, मतलब कैट कार्ड बोलते हैं ना हम लोग, सुने होंगे आप कैट कार्ड, किसी के मतलब आपके मेरे पास कैट कार्ड है, मुझे टिकट दीजिए बोल के दिखाते कैट कार्ड। तो उसमें आपको अगरचे आपका 100 रुपीज़ टिकट है तो उसमें 10% निकाल के आपको 90 रुपीज़ टिकट करके आपको दे देते। तो ऐसा आके क्या है बोले तो वनिता कार्ड और कैट कार्ड के बारे में है। तो कितनी फ़ीसद रायती मिलती है, यानी रायत बोलते हैं, यानी कि इसको डिस्काउंट समझो आप, 10% डिस्काउंट करने का आपको मिलता। तो आपको ऐसा बस में ऐसी फैसिलिटी भी पाई जाती है। और आपको पता है ना ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, तो कौन से रेड कलर अगर पड़ता है तो आप रुक जाना है, ग्रीन कलर अगर पड़ता है तो आप आगे बढ़ना है, अगर आप ऑरेंज कलर पड़ता है तो एक जगह पे मतलब रेडी होना है ऐसा। तो आप देखे होंगे कहीं पर भी यहाँ पे आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग को भी आप देख सकते हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप सड़क पार करना चाहते हैं तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही से चलना चाहिए। और वो सफ़ेद पट्टियों वाला रहता, सफ़ेद और ब्लैक, मतलब ब्लैक तो ऑलमोस्ट रोड रहता, तो इसमें सफ़ेद पट्टियाँ रखते हैं, तो उसको हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और स्पीड ब्रेकर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्यों बोले तो थोड़ा रुक के जाने के लिए, बहुत फास्ट आते रहते हैं तो इस जगह पे रुक के जाना है बोल के। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ़ोन बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और ऐसा फ़ोन बात करते हुए बच्चों को पीछे रख लेके ऐसे भी गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, फ़ोन ही नहीं बात करना बोल के यहाँ पे बता रहा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत उसूल है, तो यहाँ पे उसूल आपको बखूबी मालूम है। फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, हेलमेट का इस्तेमाल करना, और जो व्हीकल से दोनों बैठ के जाते ना तो सिर्फ दोनों ही बैठना, 4 लोग नहीं बैठना। ईयरफोन्स में गाने सुनते हुए बिल्कुल भी नहीं चलाना, तो आप तो बोलने की ज़रूरत नहीं, बस कान में लगे रहते हर एक के। किसी गाड़ी से ओवरटेक मत करना, और हमेशा आप याद रखो पीछे आने वाली गाड़ियों को इशारा दिए बगैर गाड़ी को दाएं बाएं नहीं जाना, इशारा दे के जाना। जब इशारा देते तो आगे वाली गाड़ी क्या करती, थोड़ा हटती। ट्रैफिक के उसूल की भी पाबंदी करना आप, और औसत रफ्तार से गाड़ी चलाना चाहिए, हादसा से बचा जा सकता ऐसा करने से। अब आपको रेल का सफ़र पता है ना, किस तरह से हम रेल का सफ़र, पहले हम रिजर्वेशन उसमें जाते या टिकट काउंटर पे जाते, टिकट लेते और ट्रेन चढ़ते। तो यहाँ पे ट्रेन की टिकट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वो जो होता है इसके अंदर जो उसको टिकट कलेक्टर बोलते हैं, इसको हम जो शख्स रहता जो TC, जैसे कि हमारे बस के अंदर मतलब क्या बोलते कंडक्टर रहता, उसी तरह से रेल के अंदर भी क्या रहता, टिकट कलेक्टर बोल के रहता। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास और ज़बानें मौजूद हैं, ये आपको मालूम है। 1691 बोलियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं, आपको मालूम है ना। 22 लैंग्वेजेस आके दस्तूर क्या किए हैं बोले तो दस्तूर के अंदर महफूज किए हैं। अगर इसमें से कोई रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए 22 है या 23,
ओके, आपको भी क्लैरिटी आ जाता हूँ, मुझे भी क्लैरिटी आ जाती। तो रेल में खाना, तो रेल में का खाना आपको पता है ना, बहुत ही मतलब सही नहीं रहता, बहुत मतलब वो कौन से ऑयल्स बना के डालते नहीं मालूम, वो बहुत मतलब बाहर का फूड है ना, वो भी एक फास्ट फूड के टाइप में ही रहता। अगर आप ट्रेन जर्नी करना चाहते हैं तो आप अपने घर से ही बना के लेके जाएं, जैसे कि पुलिहोरा बोलते ना, ऐसा आप इस्तेमाल करें, या फ्रूट्स का इस्तेमाल करें गए तक, ऐसा है। तो हम बाहर का खाने से क्या होता है, उन्होंने दूसरे ऑयल का इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हो सकता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में मालूम होता है आपको। तो रेल में सफाई का इंतज़ाम अगर तो मतलब सेंट्रल का है ना, तो हर तरह से यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम करके क्या करते बोले तो आपको ट्रेन वगैरह अवेलेबल में रखते, हर तरह के वहाँ पे मुलाजिमत करने वाले लोग होते हैं, किस किस का कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा। और कभी भी आप खिड़की से बाहर अपने हाथ वगैरह नहीं रखना, ऐसा कुछ इसके अंदर दिया गया है। अगर हम ट्रैफिक के सिग्नल्स की तरह रेल की सिग्नलिंग को आप देखे होंगे, तो रेल कहाँ पे आ रही है कहाँ पे नहीं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। सुर्ख बत्ती अगर दिखती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई लड़कियाँ रेल के पटरियाँ जो होते हैं उस पर चढ़ने की या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करते रहते, तो रेड सिग्नल दिखाई देता था, तो नहीं 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 रेल आ रही है, रुको रुको बोल के रुक जाते। तो ऐसा रेड सिग्नल क्या है बोले तो रेल आने की निशानी है ऐसा। तो ऐसा ये जो है ना, जो सब्ज़ बत्ती रोशन हुई, रेल हरकत करते हुए आगे बढ़ी। तो अगरचे ग्रीन अगर आपको सिग्नल दिखता है तो ट्रेन क्या हो रही, आगे बढ़ रही बोल के याद रखो। और एक बात है, याद है आपको, जब ट्रेन के अंदर से जो है रेड और साथ में ग्रीन कलर का जो कपड़ा हिलाते हिलाते देखे होंगे आप, उसका भी एक क्या है बोले तो अगर ग्रीन है तो मूव हो रही बोल के ट्रेन, अगर रेड है बोले तो रोक रही बोल के ट्रेन, ऐसा है इसके बारे में। और आपको यहाँ पे एरोप्लेन का भी दिया गया है। तो इसमें सिंपल से एक बात क्या बताना चाहता है बोले तो आपको हमलो नकल करने के लिए क्या क्या ज़राए यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें आपको बस है, कार है, व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और ट्रेन है और एरोप्लेन है, बल्कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 4th क्लास के बच्चे हैं ना, तो उनको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट लेसन हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी तारीख़ और तहज़ीब। आपका फेवरेट होगा जो सोशल के रिलेटेड है, मेरा तो बहुत फेवरेट है सोशल। तो सोशल के रिलेटेड मतलब यहाँ पे एक का नज़रिया एक रहता। तो एक का नज़रिया ये था कि चिंपांजी से ऐसे क्या हुआ था बोले तो इंसान इस तरह का हुआ था बोल के एक बात आती है यहाँ पे। तो हिंदुस्तानी तारीख़ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख़ कैसा स्टार्ट हुई बोले तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि खुदवाइयाँ की अगर हम बात करते हैं, देखो कभी भी हो हम तारीख़ मालूम करने के लिए 2 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आके उनकी किताबों के ज़रिए से हमको मालूम होता, दूसरा आके उनके वो जो खुदाइयों में जो निकले रहते ना, मूर्तियाँ या कुछ भी जो औजार निकले थे उसके ज़रिए से हमको मालूम होता कि उतने साल के जो लोग थे वो कैसी ज़िंदगी बसर करते थे बोल के। तो यहाँ पे हमको किताब तो नहीं है, अगर हम किताब मिलती भी तो वो लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आती, क्योंकि सिंध सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी जो लिखने का तरीक़ा था, तर्ज था, वो क्या बोलते हैं उसको, बम्मलो मीन्स शक्ल, जो शक्लों के टाइप में था। अब उसको क्या बोलते हैं बाबा, बम्मलो बोले तो हो, तेलुगु में आ रहा मुझे। अब वो एक पिक्टोग्राफी बोलते हैं ना, पिक्चर टाइप में थे, वो पिक्चर टाइप में उन्होंने लिखा करते थे। तो हम लोग पिक्चर से कहाँ समझते। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है बोले तो आपको ये जो 1921-22 के अंदर दरियाई सिंध के इलाक़ों में खुदवाइयाँ किए गए थे सर जॉन मार्शल करने वाले। तो इन्हों जो खुदवाइयाँ करते वक्त क्या हुआ था बोले तो इसके नतीजे में हड़प्पा तहज़ीब दरियाफ्त हुई। तो हड़प्पा के जो मकाम के अंदर ये दरियाफ्त करने पर वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा शहर मौजूद है बल्कि उनकी क्लैरिटी आई। तो ये कौन करे बोले तो सर जॉन मार्शल करे हैं। उसके बाद देखिए आप, ये सिंध तहज़ीब थी वो एक शहरी तहज़ीब थी, ना कि ये विलेज टाइप में था। एक शहर के अंदर जैसी तहज़ीब होती, जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता, जैसे कि वहाँ पे नज़्म नस्क होता, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव होता, इस तरह से आके सिंध की तहज़ीब के अंदर मौजूद था। ये बड़ी बड़ी इमारतें, कुशादा सड़कें, ये पूरे क्या हुए, बाहर पड़ने लगे। तो सिंध तहज़ीब के अफराद का अहम पेशा क्या था बोले तो ज़राअत था, याद रखिए। तो उस ज़माने के अंदर क्या है, ज़राअत करने का स्टार्ट हो गया बोल के। तो वहाँ पे कौन सी फसलें उगाते थे, गेहूँ, चावल, बार्ली, ये सारे के सारे अहम फसलें क्या थे, सिंध के तहज़ीब के अंदर उगाए जाते थे। तांबा, कांसा, सीसा, टंगस्टन जैसी धातुओं जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा गौर करो, तांबा, कांसा, सीसा, टंगस्टन जैसे जो भी मेटल्स थे उसका उन्होंने इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा मेटल जो हम लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा।
तो हम ये जो लोहा है वो उस दौर के अंदर लोहा नहीं मालूम था उनको, लोहा क्या होता है बोल के भी। तो सिंध तहज़ीब के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, बल्कि नीचे ऑप्शंस में देता अगर इसमें अगर लोहा है तो आप इसको टिक करिए। लोहा सिंध के तहज़ीब वाले बिल्कुल भी नहीं जानते। हड़प्पा के अवाम मगरबी एशिया और मिस्र से तजारत करते थे। तो ये हड़प्पा के जो लोग थे इन्हों कहाँ थे बोले तो, हड़प्पा बोले तो आपको सिंपल से याद रखो हमारे हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब के बीच में, याद रखिए शुमाल मगरिब के बीच में आता है। तो हड़प्पा के जो अवाम मगरबी एशिया यानी कि जो एशिया यानी कि मगरिब का एशिया था और मिस्र जो इजिप्ट था ना, उनसे आके क्या करते थे बोले तो बिज़नेस, क्या कौन से भी डील्स हो, अगर दरामद करना है बरामद करना है, कौन सी भी चीज़ क्या कर सकते थे, उनसे डील करते थे। इनकी अहम बंदरगाह क्या थी, लोथाल थी। तो लोथाल क्या है, इनकी अहम बंदरगाह है, यानी कि शिप्स खड़ा करते ना उसको बोलते हम, तो इम्पॉर्टेंट है ये। सिंध तहज़ीब की ये जो लोथाल है ये क्या कहा जाता है, ये क्या बंदरगाह है या क्या शहर का नाम है, या यहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ मूर्तियाँ निकले थे क्या बोल के, तो ये क्या है, एक लोथाल एक बंदरगाह है। तो यहाँ पे देखिए आप वहाँ के लोग क्या करते थे, पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे। पशु मीन्स एक क्या बोलते हैं, शिवा को बोलते हैं ना, तो एक देवता है या देवी देवता, इन माता देवी या पशुपति की ना पूजा करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनका रस्मुल ख़त क्या है, तस्वीर पिक्चर्स के टाइप में इनका रस्मुल ख़त हुआ करता था। ना इनका कोई ग्रामर था, ना कोई इनका वर्ड्स या लफ्ज़ थे, सिर्फ उन्होंने पिक्चर्स के टाइप में क्या करते थे, उन्होंने लिखा करते थे। तो उनकी हम लोग को समझ में नहीं आती तस्वीर वगैरह, इसके लिए हम क्या करें, खुदवाई के ज़रिए से मालूम कर लिए कि वो कितने ज़माने के हैं उन्होंने बोल के। तो इसमें हम लोग को खुदवाई के ज़रिए से जो भी निकाले गए थे तहज़ीब के बारे में, जो ये सब अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए हैं। तो म्यूज़ियम किसको बोलते हैं बोले तो, जिसके अंदर आपको ख़दीम किताबें हो सकती और साथ में जितने भी आपको इमारतें के बारे में या कुछ डायमंड्स वगैरह, कुछ मेटल्स वगैरह, कुछ कपड़े जो इस्तेमाल किए हैं, राजा जो इस्तेमाल किए थे, हर चीज़ भी क्या कर सकते हैं हम म्यूज़ियम के अंदर उठा के रख सकते हैं, जो हमारे आने वाले नस्ल तक भी ये मौजूद रहती कि उस दौर के अंदर किस तरह की किस चीज़ें इस्तेमाल करते थे बोल के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, इसको अजायब घर के नाम से जाना जाता है। और आपको एक बेस्ट एग्जांपल है सालार जंग म्यूज़ियम का, जो हैदराबाद के अंदर मौजूद है, जो तेलंगाना के अंदर बहुत ही फेमस और बहुत ही क़दीम सालार जंग म्यूज़ियम के तौर पर हम माने जाते हैं। और यहाँ तक आप देखे भी होंगे इसके बारे में यहाँ पे, और बहुत सारे आपको इसके बारे में आपको बाजू में पिक्चर्स वगैरह भी देते हैं और उसके बारे में डिटेल्स भी लिखते हैं आपको म्यूज़ियम के अंदर, ये कहाँ पे है, कौन सी चीज़ है, कहाँ से लिए हैं, कितने सालों की पहली है, ये किस राजा की है बोल के आपको क्लियर से यहाँ पे लिखते हैं, और इस चीज़ को कैसा इस्तेमाल करते थे ऐसा। तो तहज़ीब और तमद्दुन की अगर हम बात करते हैं तो एक ही जगह पे एक एक तरीक़ा रहता, मतलब वहाँ के लोगों का कुछ बात करने का हो, ड्रेसिंग सेंस हो, और वो खाने के हिसाब से हो, तो अलग का एक एक का अलग अलग तरीक़ा रहता। और हिंदुस्तान की तारीख़ को ज़ाहिर करने वाली बाज़ इमारतें, अगर हिंदुस्तान के अंदर ये जो इमारतें हैं इसके ज़रिए से मालूम होता कि वाह हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेहतरीन इमारतें हैं, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं ये इमारतें, कितनी प्यारी इमारतें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। ऐसे मुसाफिर बहुत सारे हैं जो हमारे हिंदुस्तान आकर कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी इमारतें हैं और वहाँ के बादशाह बहुत अच्छा इमारतें बनाए हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तारीफ़ करते। तो ऐसे इसमें आपको सारनाथ का मंदिर जो है, सारनाथ का मंदिर को बादशाह अशोक ने तामीर करवाया। तो सारनाथ बोलते ही आपको अशोक याद आ जाना। देखो इसका मंदिर क्या है, बादशाह इसको तामीर करवाए। ये किससे तामीर करवाए बोले तो आप इसको देखते ही बोल सकते, ईंट या पत्थर से। किससे बनाए थे, ईंट या पत्थर से। इसको हम क्या कहते हैं, स्तूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्तूपा बोलते हैं। सारनाथ का स्तूपा रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब मौजूद सारनाथ के मकाम पर पाया गया है। तो ये जो सारनाथ का स्तूपा है ये कहाँ पे है बल्कि भी क्वेश्चन आता, ये उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ के स्तूपे को किसने बनाया बोले तो अशोक ने बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पे मौजूद है बोले तो वाराणसी के करीब सारनाथ के मकाम पर मौजूद है। तो सारनाथ एक मकाम का नाम है, उस मकाम के बेस पे उसका स्तूपा वहाँ पे रहने की वजह से उसको हम सारनाथ का स्तूपा के नाम से याद किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता। उसके बाद देखिए अशोक का सुतून है, ये रेत का पत्थर का बना हुआ सुतून है। ये खुदवाई के ज़रिए चिनार से निकाला गया था। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट होता है, ये याद रखिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर बिट भी है। तो ये रेत के पत्थर का बना हुआ सुतून है। ये चिनार के प्लेस में इसको निकले थे, यानी कि खुदाई के अंदर, जो वाराणसी के करीब है।
तो एक खड़ा हुआ पत्थर का सुतून जिस पर 4 बब्बर तराशे गए हैं। आप इसने इस हिंदुस्तानी रुपये पर भी निशान को देखा होगा। इस नफीस सुतून में राजस्थानी फ़न संग तराशी नज़र आती है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है, इसका एक फॉर्म बना लेंगे हम सेंटेंस के तौर पे। अशोक का सुतून ये खुदवाई कहाँ से मिला था बोले तो चनार के पास। ये चनार कहाँ पे है बोले तो वाराणसी के करीब में। इसके अंदर क्या है फीचर्स बोले तो 4 बब्बर रहते। 4 बब्बर भी 4 खुसूसियात को बतलाते। और उसके बाद ये निशानी हम लोगों को नेशनल एम्बलम यानी कि नेशनल निशानी के तौर पे भी हम लोग उसको रखे हैं, कौमी निशानी के तौर पे। और इसके अंदर जो आर्किटेक्ट है यानी कि जो संग तराशी है वो राजस्थानी है। याद रखिए कैसा कैसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता। ये इसके अंदर जो फ़न संग तराशी है कौन से इसको कहलाती है, ईरानी है क्या, अफ़गानिस्तानी है क्या, ऐसा। तो इसमें राजस्थानी की संग तराशी आपको दिखाई देती है। और उसके बाद हम लोग देखें यादगार शहीदान तेलंगाना। तो शहीदान तेलंगाना यानी कि तेलंगाना का जो स्टेट है उसको हम लाने के लिए कितने सारे शहीद हो गए, उनकी यादगार के तौर पे वहाँ पे एक बनाया गया है जो यादगार शहीदान तेलंगाना रियासती असेंबली के रूबरू हैदराबाद में वाक़या है। ये जो यादगार तेलंगाना के उसूल की जदोजहद के लिए 1969 में शहीद होने वाले अफराद की याद में की गई है। तो 1969 में तेलंगाना को हासिल करने के लिए जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे मौजूद है। ये यादगार शहीदान तेलंगाना के कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो रियासती असेंबली के सामने रख के उसको देखते हुए रोज़ जाते ना हम पे MLS हो, मतलब उनको रियलाइज़ होता कि अच्छा तो कितने सारे हमारे तेलंगाना को हुसूल करने के लिए कितना कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये भी होना चाहिए कि इस तेलंगाना को हम लोग अच्छी तरह से इसके जितने भी यहाँ पे जो आवाम है उनकी खुशी देखें, उनकी खुशियाँ मतलब कोशिश करें कि तरक्की करने की तेलंगाना को। कुतुब मीनार, अगर हम कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार कहाँ पे मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर शुरू की, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कुतुब मीनार को कौन स्टार्ट किए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन ख़त्म किए, अल्तमश। याद रखिए क्यों बोले तो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है, 30 साल का वक्फा हो गया बनाने के लिए। इतनी शानदार इमारत बनाना बोले तो लगता ना जी। और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बोले तो इसके अंदर आके सीढ़ियाँ भी हैं। और एक दिन हादसा हुआ था कि अंदर आके बहुत अंधेरा रहता ना, तो सीढ़ियों से लोग उतरते थे मुसाफिर, तो एकाएक करंट चला गया। तो वहाँ पे जनरेटर ऑन नहीं हुआ, तो परेशान के मारे क्या करें, एक के ऊपर एक पड़ते नीचे गिर गए बहुत सारे की लोग मौत हो गई। तो सीढ़ियाँ कैसे थे बोले बहुत छोटे छोटे एक लोग चढ़ने के जैसे सीढ़ियाँ थे वो। जब से क्या करे बोले तो अंदर का जो सीढ़ियों का जो प्रोसेस है वहाँ पे जाना बैन कर दिए मुसाफिर लोगों को। और यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे आके आपको कुरान के अंदर जो आयात हैं वहाँ पे लिखे हैं, इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे हैं। आप एक मरतबा गूगल में जाके कुतुब मीनार टाइप करके आप जूम करके देखें, और कहीं कोई आप गए भी रहते तो बेस्ट मेमोरीज़ हैं वो आपके लिए। तो ऐसा है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लाल किला, अगर हम लाल किले की जो बात करते हैं तो कितना शानदार है। देखो ये लाल किला ये कहाँ पे है बोले तो दिल्ली के अंदर मौजूद है। आज तक भी हमारे मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर क्या करते हैं, यहाँ पे कौमी परचम करने का लहराते रहते। ये लाल पत्थर से बनाए हैं, इसके लिए इसको लाल किला बोलते हैं। ये कौन से तर्ज से बनाए हैं बोले तो फ़न तामीर ईरानी और हिंदुस्तानी। कभी भी आप इमारतों की अगर हम बात करते हैं तो पहले याद रखना है ये कहाँ पे है, दूसरा हम ये याद रखना है तो किसने बनाए, और तीसरा ये याद रखना है कि वो अब कैसा हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा ये याद रखना है कि वो कौन से फ़न संग तराशी से बनाया गया है, यानी कि कौन से फ़न संग तराशी की झलक दिखलाती है बल्कि। तो लाल किला ईरानी और हिंदुस्तानी ऐसा। उसके बाद चार मीनार, अगर हम चार मीनार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे चार मीनार जो बहुत ही फेमस है। चार मीनार हमारी रियासत के शहर हैदराबाद में है और इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। कितना है बोलो, 58 मीटर इसके चार मीनार हैं। और उसको कब बनाए बोले तो 1591 में इसकी तामीर हुई और 58 मीटर क्या है वो ऊंचा है। ऐसा उसके बारे में पढ़ लिए हम लोग कहाँ कौन सा और वो कौन से डेट में बनाए। बल्कि हजार सुतून का मंदिर, हजार सुतून बोलते ही आपको वरंगल याद आ जाना। देखो वरंगल, हजार खंबा मंदिर बोलते हैं, वेई स्तंभाला गुड़ी बोलते हैं इसको। मैं कोशिश करती हूँ तेलुगु में लिखने की। ओके, मतलब वेई स्तंभाला गुड़ी, हजार सुतून मंदिर, ये सब इसको कौन बनाया बोले तो काकतीय राजा।
आपको वरंगल बोलते ही काकतीय राजा माइंड में फिक्स हो गया होगा आपका। और इसमें शिवा का मंदिर है और खूबसूरत मूर्तियां हैं। तो इसके अंदर कौन से मतलब देवता या देव का मंदिर है बोले तो शिवा का, मतलब पूछता है विष्णु है क्या शिवा है क्या बोल के, तो शिवा का मंदिर इसके अंदर मौजूद है। तो ये हुआ आपका हजार खम्बा मंदिर के बारे में। तो इससे पहले हम चार मीनार पढ़े, कुतुब मीनार पढ़े, तो नीचे देखेंगे और क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे और मखसूस शख्सियतों के बारे में दिया गया है जो हमारे हिंदुस्तान की तारीख को बहुत ही अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत मतलब मखसूस शख्सियात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अशोक की। चलो अशोक के बारे में कुछ बात कर लेंगे। मतलब ये जो राजा अशोक हैं कौन से सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं, मौर्य सल्तनत के बानी थे और चंद्रगुप्त के पोते थे। नो मौर्य सल्तनत के बानी और चंद्रगुप्त के पोते थे। अशोक एक अजीम हुक्मरान था। इसने मशहूर जंग कलिंगा के बाद बेचैन होकर बुद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया। यानी कि कलिंगा की जंग एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर जैसा खून के पानी के जैसा मतलब बहाया गया था। उतने सारे लोगों को मार के वो कलिंग को हासिल किया था अशोक। वो देख के बेचैन होकर क्या करता है, बुद्ध मज़हब का इख्तियार कर लेता है। अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके बुद्ध मत की तबलीग करके इसके लिए ना कोशिश की। यानी कि यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे अच्छा हो जाता है इन अशोक का। तो पूरे हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा राजा है जो अदम तशद्दुद के यानी कि ये सब छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलता, तो तबलीग करता कि हम लोग ऐसे कामा नहीं करना, जंग फसाद नहीं करना बोल के। तो हमारे कौमी पर्सन के दरमियान जो धर्म चक्र है अशोक के सारनाथ के स्तूपा से ही हासिल किया गया है। अशोक के रिलेटेड जो स्तूपा है इसके ज़रिए से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट आके। तो याद रखिए अशोक के ऊपर क्वेश्चन 100% पूछता आपको, ये एक तो पक्का रहता। अगर आपको धर्म चक्र के अंदर कितने स्ट्रोक्स हैं पूछता, ऐसा आता देखो आपको ऐसा 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 ऐसा, तो ये कितने स्ट्रोक हैं, तो 24। ये 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते। और अगर हम बात करें इससे पहले के जो यहाँ पे चिनार से जो निकाला गया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बाजू में एक घोड़ा दिखाई देता है और एक बाजू में बैल दिखाई देता है आपको, बीच में धर्म चक्र है और यहाँ पे सत्यमेव जयते बोल के एक लिखे जाता है, उसको मंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके बारे में मतलब मालूम करना चाह रहे तो ऐसे वालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डीप से पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये था अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ज़्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, अब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए आप, ये 320 क़बल मसीह में श्री गुप्ता ने गुप्ता खान सल्तनत का अमल में लाया। तो श्री गुप्ता क्या करता है बोले तो गुप्ता सल्तनत को कायम किया। तो इसकी मशहूर बादशाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो इसके जो सल्तनत के जो फेमस रहते ना, तो पूरे राजा को हम लोग याद नहीं करते क्योंकि उसमें से कोई एक ऐसे काम करते जो आए दिन या नस्ल बहुत ज़्यादातर इसकी याद करते। तो इसमें जो फेमस थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। क्वेश्चन ऐसा पूछता आपको, किन के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे बोले तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और कौन सी सल्तनत में आके नवरत्न को रखा गया था बोले तो गुप्त सल्तनत के अंदर। अगर हम अष्टदिग्गज कवलों की अगर हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण देव राय। तो ऐसा इनमें कालिदास क्या थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे और दुनिया में मशहूर एलोरा के गार भी इन्हीं के ज़माने में तामीर किए गए हैं। इसके ज़माने में फरसांग तराशी मुसव्वरी मशहूर फ़न थे। अगर हम गुप्त सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो ये गोल्डन पीरियड बोलते हैं गुप्त सल्तनत को। क्यों बोले तो ये गुप्त सल्तनत के अंदर इतने सारे फेमस आपको साइंटिस्ट हो सकते, सॉरी साइंटिस्ट नहीं बोल सकते इसको, फलसफे दान थे, रियाजियाँ जो रियाजी को जानने वाले थे और उसके साथ साथ बहुत ही आर्किटेक्चर करने वाले थे। और वहाँ पे पैसा कांसा बहुत ही अच्छा था, माशी तौर पे भी अच्छा था और बादशाह भी बहुत अच्छे थे। तो इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हिंदुस्तान बोल के बहुत ज़्यादा मशहूर और तरक्की पाया इसके अंदर, क्योंकि तो एलोरा के गार भी बहुत मशहूर है ना। तो आपको गुप्त सल्तनत बोले तो क्या याद आना बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके मशहूर राजा थे और उनके अंदर नवरत्न कनिका थे जिसके अंदर कालिदास बहुत ही फेमस थे। और जो एलोरा के गार बनाए गए हैं वो चंद्रगुप्त के दौर यानी कि गुप्त खानदान के दौर के अंदर ही बनाए गए हैं और इस दौर के अंदर संग तराशी बेहतरीन थी। अगर हम गणपति देवा रुद्रमा देवी की अगर हम बात करते हैं, गणपति देवड़ू, क्यों हम रुद्रमा देवी को गणपति देवड़ू बोलते बोले तो रुद्रमा देवी एक चंद साल तक वो लड़के की तरह ही अपनी सल्तनत को मुतारफ़ किया गया था, छोटे जब से वो एक एज में तक।
तो इसके लिए पहले उनका नाम गणपति देवड़ू बोल के रखे थे, बाद में वो लड़की बोल के मालूम होने के बाद, मतलब ऐसा क्यों करे बोले तो अगर लड़की पैदा होती है तो राजा बनाने का, रानी बनाने का हक नहीं था वहाँ पे। अगर लड़का है तो क्या था बोले तो राजा बनाने का हक था। अब लड़की हुई ना, तो इसके लिए आके वो लड़के के ड्रेसेस में होके पूरी सल्तनत को हैंडल करती थी, तो उसके लिए गणपति देवड़ू क्या उनका नाम था। राजा गणपति देवा और उसकी बेटी रुद्रमा देवी का काकतीय ख़ानदान के मशहूर ख़ानदान गुजरे हैं। अच्छा सॉरी गणपति देवड़ू नहीं था, उसका नाम है रुद्र देवड़ू था, माफ़ी चाहती हूँ। गणपति देवड़ू उसके अब्बा का नाम था, रुद्रमा देवी आके उसका नाम है और उसको रुद्र देवड़ू की तरह भी बुलाते रुद्रमा देवी को। तेलुगु बोलने वालों को नई जगह पे मुत्तहिद किए। उन्हीं ज़माने में वरंगल का किला, 1000 सतून का मंदिर रामप्पा पाकाला तालाबों की तामीर हुई थी। तो काकतिया बोले तो आपका तेलंगाना के अंदर ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस काकतिया के ऊपर ही आते ज़्यादा। तो अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो रुद्रमा देवी यानी कि 4th क्लास में पढ़ लिए, तो 7th क्लास के अंदर आप देखें तो काकतीय सल्तनत का पूरा वहाँ पे आपको एक निचोड़ मिल जाता, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ तक भी जाएंगे, कंप्लीट करते हैं हल्का हल्का। तो ऐसा इनके बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं श्री कृष्ण देव राय, तो बहुत ही फेवरेट है और ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछते हैं इसके ऊपर। तो ये है हमारे श्री कृष्ण देव राय, बहुत ही मशहूर सल्तनत विजयनगर के बादशाह हैं नो। इनकी हुकूमत देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे पूछा था ये क्वेश्चन, कब इनका जो ड्यूरेशन था वो कितना है बोल के। क्यों बोले तो इनका कभी भी याद रखिए आप, एक सल्तनत के अंदर कोई एक मशहूर है बोले तो इनका ईच एंड एवरी डिटेल पढ़ना पड़ता आपको। ईच एंड एवरी जो ईयर उन्होंने स्टार्ट किए थे अपनी सल्तनत, तो कब एंड किए पूरे का पूरा। 1509 से 1529 तक उनकी हुकूमत थी। और इनके अंदर जो अष्ट दिग्गज यानी कि 8 शायर थे, जिनको अष्टक दिग्गजास बोलते, दिग्गजास, उन्होंने अमुक्तमाल्या की किताब लिखी है। उन लोगों में से एक था जिन्होंने कहा था कि मुल्क की तमाम ज़बानों में तेलुगु बेहतर है, और अष्ट दिग्गज के नाम, इनकी तसनीफ़ात के नाम तलाश कीजिए। अच्छा, तो अमुक्तमाल्या इनकी आके किताब है जिसके अंदर आंडाल जो औरत है उनके बारे में जिक्र इसके अंदर किया गया है, वो है इसके अंदर। को पूछता आपको कुछ, ये जो बुक है किसकी है बोल के ऐसा पूछता। और अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यहाँ पे तो 2 लाइन है लेकिन इनके बारे में कितना भी लिखो कम है। बहुत ही बेहतरीन मशहूर बादशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हमारे मुल्क पर जो मुग़ल सल्तनत है उसमें मशहूर बादशाह अकबर थे, और मुसलमान रहने के बावजूद भी दूसरे मज़हब की उन्होंने क्या करें रवादारी यानी कि उनको अप्रिसिएशन करें, उनकी भी तरक्की के लिए नो मदद की है। और बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव थे नो, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके बाद हम शिवाजी की अगर हम बात करते हैं तो कितना लाइन से याद रखो, पहले मुग़ल बाद में आके शिवाजी, ऐसा ही हुआ था। मुग़ल का जब ख़ात्मा हुआ था तो शिवाजी आके स्टार्ट हुआ था इनका। मुग़लों से बगावत करके मराठा सल्तनत के क़याम अमल में लाने वाले बहादुर बादशाह, तो बहुत ही बहादुर थे, शिवाजी हैं। और इसने ख़ुद हिंदू होते हुए मजहबी रवादारी की पॉलिसी अख्तियार करके शहरत हासिल की। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। तो समर्थ रामदास कौन थे बोले तो शिवाजी के गुरु थे। इसके ज़माने में तकाराम एक बड़े सूफ़ी थे। तो तकाराम क्या थे, उनके ज़माने में एक सूफ़ी थे। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपको अगर मालूम करना है तो बहादुर बादशाह शिवाजी थे। मतलब मुग़लों से बगावत करने के बाद इनकी जो सल्तनत क़ायम हुई थी, और समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। और इनके ज़माने में क्या थे, तुकाराम बड़े सूफ़ी थे। उसके बाद बहुत ही मशहूर शख्सियत जो हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर हम लोग को याद करने का, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ों को हम लोग याद करना है, मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान के बारे में देखिए आप। यहाँ पे रियासत हैदराबाद पर सुल्तान आसिफिया के सलातीन ने हुकूमत की है। आपको पता है आसिफिया सलातीन मुसलमान थे, इनकी ज़बान दक्कनी उर्दू थी। तो उनकी ज़बान क्या थी, दक्कनी उर्दू थी, मगर रियाय की अक्सरियत का ताल्लुक़ हिंदू मत से था। इस रियासत की हम ज़बानें तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी थे। तो उस ज़माने के अंदर तेलुगु लोग बोलने वाले थे ना, तो इसको क्या करें उन्होंने, उनकी हम ज़बानें तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी रखे थे। और निज़ाम मीर उस्मान अली खान सल्तनत आसिफिया के आखिरी फरमा रवां थे। याद रखिए नो, आखिरी फरमा रवां थे। निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने अंग्रेज़ों के ज़ेर असर रियासत हैदराबाद में ज़रूरी सनती तरक्की के अलावा कई तालीमी इदारे क़ायम किए। इनके दौरे हुकूमत में निज़ाम सागर और अली सागर तामीर किए गए। मूसा नदी पर उस्मान सागर प्रोजेक्ट तामीर किया गया, और जिसे हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जाता है। तो उस दौर के अंदर आके आपको निज़ाम सागर,
अली सागर, मूसा नदी पे उस्मान सागर, ये जो भी प्रोजेक्ट थे उन्हें बनाने की वजह से ही क्या हुआ था, अब तक हैदराबाद के जो लोग हैं उनको पीने का पानी फराहम होता है। तो देखो उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, तो ताहयात उनको, अब मर गए भी समझो, अब उन्होंने इंतकाल हो चुके हैं, वो सब उनको पहुँचता ही रहता, ऐसी चीज़ें जो हैं। तो ये मीर उस्मान अली ख़ान के बारे में है। तो अब तक हम लोग देख लेना, ईच एंड एवरी लाइन डिस्कस कर लिए। तो जज़ाकल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया, आपका कीमती वक्त निकाल के आप सुन रहे। इसके अंदर कौन सी भी पॉइंट मिस नहीं हो रही, तो आप बखूबी पूरे का पूरा सुनिए और फ़ायदा उठाइए। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।